चिल्ड्रन, अब हम लोग को टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट देखने हैं। देखिए, वेव फ्रंट थ्री टाइप्स का होता है। वेव फ्रंट थ्री टाइप्स का होता है। एक है प्लेन वेव फ्रंट, दूसरा है स्फेरिकल वेव फ्रंट, तीसरा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, सबसे पहले मैं स्फेरिकल वेव फ्रंट की बात कर रहा हूँ। जब कभी भी लाइट सोर्स पॉइंट साइज का होगा, पॉइंट के साइज का होगा, तो उससे जो रेज निकलेंगी वो या डाइवर्जिंग रेज निकलेंगी, और डाइवर्जिंग रेज के परपेंडिकुलर अगर आप सरफेस बनाएंगे तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनती है। तो जब कभी भी पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट का शेप याद रखेंगे कि स्फेरिकल होता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि पॉइंट सोर्स से वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल होगा। लेकिन अगर यही सोर्स लीनियर सोर्स है, लीनियर सोर्स में जैसे कि ट्यूबलाइट होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब, ठीक है ना, तो उससे जो वेव फ्रंट का शेप होगा वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ये मैंने सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाया है, CWF लिख दे रहा हूं। ये दोनों स्फेरिकल वेव फ्रंट है। लेकिन यही पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स अगर स्क्रीन से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो वेव फ्रंट का शेप जो होगा वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। ये प्लेन वेव फ्रंट का डायग्राम है, ठीक है। यानी पॉइंट सोर्स की वजह से वेव फ्रंट का शेप स्फेरिकल, लीनियर सोर्स की वजह से वेव फ्रंट का शेप जो है वो सिलिंड्रिकल होता है। और अगर पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो तो वेव फ्रंट का शेप कैसा हो जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें हाइगन्स ने ल्यूमिनिफेरस मीडियम में करी थी। ल्यूमिनिफेरस मीडियम आपको बता चुके हैं कि एक ऐसा हाइपोथेटिकल, एक ऐसा इमेजिनरी मीडियम होता है जिस मीडियम के पार्टिकल मासलेस होते हैं और जिस मीडियम में जब वेव ट्रैवल करती है तो एनर्जी लॉस नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे मीडियम को हम लोग ल्यूमिनिफेरस मीडियम कहते हैं। तो ल्यूमिनिफेरस एक हाइपोथेटिकल मीडियम है जिस मीडियम के पार्टिकल मासलेस होंगे और एटेन्यूएशन नहीं होगा, एनर्जी लॉस नहीं होगा। अच्छा, तो अब हाइगन्स प्रिंसिपल हम लोगों को देखना है। वेव ऑप्टिक्स में, वेव थ्योरी में हाइगन्स ने ही मेन एक्सप्लेनेशन दिया था न्यूटन्स की कर्पस्कुलर थ्योरी को फेल करके 1678 में। अच्छा, तो हाइगन्स प्रिंसिपल में 3 पॉइंट्स हैं। इसमें पहला पॉइंट है ये, किसी भी प्रिंसिपल को उसको कोशिश की जाती है कि उसको वैसे ही याद किया जाए, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे वेव फ्रंट को डिफाइन किया गया है। तो इसमें मैं इसको रीड कर रहा हूँ केवल। ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव्स स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। यानी कोई अगर लाइट सोर्स है उससे जो वेव्स निकलेगी सभी डायरेक्शन में निकलेगी, और वो सारे पार्टिकल्स जो इक्वल डिस्टेंस पे हों और सेम फेज में अगर वाइब्रेट कर रहे हों तो उसको, ऐसे सरफेस को हम लोग वेव फ्रंट कहते हैं। तो ऑल पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज लाई ऑन ए सरफेस नोन एज वेव फ्रंट। तो इसी को आप वेव फ्रंट को इतना लंबा ना लिख करके आप चाहें तो अपने वर्ड्स में जो वेव फ्रंट की पहली डेफिनेशन लिखी थी वो हम लिख सकते हैं। ऑल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम which are vibrating in same phase of oscillation is called wave front. दूसरा सेकेंड पॉइंट है कि एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, वेव फ्रंट में जो हर एक पॉइंट होता है वो एक नए सोर्स की तरह एक्ट करता है, जिसको हम लोग सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। और सेकेंडरी वेवलेट्स लाइट की स्पीड से सभी डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस which produces secondary wavelets, ठीक है। वेव फ्रंट में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो एक फ्रेश सोर्स की तरह एक्ट करेंगे, उससे जो वेव फ्रंट निकलेगी उसको हम लोग वेवलेट्स बोलते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। और सेकेंडरी वेवलेट्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है सभी डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट है ओनली फॉरवर्ड एनवेलोप इनक्लोजिंग द टेंजेंट, केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो हम एनवेलप ड्रॉ करेंगे टेंजेंट टू एट एनी इंस्टेंट गिव द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ये 3 पॉइंट्स हैं हाइगन्स प्रिंसिपल से रिलेटेड जिसको आपको पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग को हाइगन प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है।
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ करना है तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये मैंने एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दी है, एस एस डैश एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मैंने पॉलिश कर दिया और वेवफ्रंट का कॉन्सेप्ट लेकर के चलना है। और ये सारी चीज़ें हम ल्यूमिनिफेरस मीडियम में ले रहे हैं, ल्यूमिनिफेरस मीडियम में, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया कि लाइट रेज को ओब्लिकली ड्रॉ किया है, इंसिडेंट किया है। ये दोनों लाइट रेज आपस में पैरेलल हैं और तिरछी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट की गई है। और इन रेज के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा बच्चों, जैसे ये मैंने बना दिया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये वेव फ्रंट है, ए बी वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। ये रे है और ए बी इसके परपेंडिकुलर है, रे और ए बी के बीच का एंगल 90 का है, तो ये जब आई हो गया तो ये 90 माइनस आई होगा और ये वाला भी एंगल आई हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो गया, जिसपे कोई वेव फ्रंट ए बी ओब्लिकली तिरछी इंसिडेंट हो रही है एट एन एंगल आई। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो इस डायरेक्शन में चली जा रही है। इंसिडेंट रेज पैरेलल थी, स्मूथ सरफेस पे गिर रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी ये दोनों रेज पैरेलल ही होंगी, ठीक है। तो अगर मुझे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है तो यहाँ इस पॉइंट को सी कह दिया और यहाँ से फिर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया है, ये सी डी जो है वो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाती है। अब मैं यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दूँ, ये मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर होगा और ये वाला एंगल भी आर होगा। अब हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में ये प्रूव करना होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल है। तो इस फिगर में मैं जो डायग्राम में दिख रहा है उसी को लिख रहा हूं कि लेट ए बी is an incident wavefront incident at an angle small I on a reflecting surface SS dash, on a reflecting surface SS dash. After reflection at an angle small r, they remains parallel. तो ए बी कोई वेव फ्रंट है, जिस समय वेव फ्रंट ए बी का पार्टिकल ए इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगा, उसी वेव फ्रंट का एक दूसरा पार्टिकल बी जो है वो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बीसी डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। तो व्हेन द पार्टिकल ए of wavefront AB is at the reflecting surface, another particle B of the same wavefront is BC distance away from the surface. मैंने सपोज कर लिया है कि पार्टिकल बी को सी तक आने में स्मॉल टी टाइम लगेगा। लेट पार्टिकल बी covers a distance BC with velocity
with velocity small c in time small t. Therefore डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस BC अगर निकालना है तो फॉर्मूला हो गया स्पीड इनटू टाइम, c इनटू टी। अच्छा, जब ये पार्टिकल B आगे की ओर बढ़ेगा तो उतने टाइम में पार्टिकल A आफ्टर रिफ्लेक्शन AD डिस्टेंस कवर कर लेगा। इन द सेम टाइम स्मॉल t, पार्टिकल A after reflection covers a distance AD. Therefore डिस्टेंस AD अगर निकालना है, मीडियम चेंज नहीं हुआ है इसलिए स्पीड वही रहेगी, तो ये c इंटू टी हो गया। अब मैं इन दो ट्राइंगल को, ट्राइंगल ABC को और ट्राइंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा।